जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए एक मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट नंबर 1 है। तो सारे विद्यार्थी अपने टेस्ट को लगाइए और ये ध्यान दीजिए कि आपके जीके में कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं मॉक टेस्ट में। लगाइए भाई सारे विद्यार्थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ब्रिटिश काल में एक बम्बई प्रेसिडेंसी में आने वाले क्षेत्र का नाम बताना। यानी कि जो हमारे जब संविधान सभा बनाया जा रहा था, हमारे ऊपर जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय आपके भारत के ऊपर बड़े बड़े जो 14 प्रांत होते थे। कितने प्रांत होते थे? 14 प्रांत होते थे। इसमें से पूछा गया एक प्रांत का नाम है बम्बई प्रेसिडेंसी। इस बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर कुल कितने राज्य यानी कि कुल कितने आपके जो राज्य क्षेत्र हम बोल सकते हैं वो कौन कौन से शामिल थे? कोणार्क, नासिक और पुणे। कोणार्क वह क्षेत्र है जो गुजरात से लेकर आपके गोवा के बीच का क्षेत्र तटीय क्षेत्र कहलाता है, जिसको कोणार्क तट बोलते हैं। तो कोणार्क, नासिक और पुणे और उपयुक्त सभी। तो यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी में जो आने वाले सारे जो क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दोस्तों कोणार्क भी शामिल है और आपके नासिक भी शामिल और आपके पुणे भी शामिल है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का यानी कि अपने पहले क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या क्या रहेगा? आपका डी ऑप्शन रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो बंबई प्रेसिडेंसी है, याद रखना यहां से संविधान सभा का निर्वाचित सदस्य कौन रहा था, जिसे भारतीय संविधान सभा या भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखना बी आर अंबेडकर। अगले प्रश्न में देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्रिका का नाम बताना। यानी कि हमारे टेस्ट नंबर 2 की अगर बात करें तो मराठा, केसरी, उपयुक्त, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है दोस्तों, वो ध्यान देना आपके एक तो पढ़ती है मराठा और एक पढ़ती है आपके केसरी। ये दोनों आपको ध्यान देना। मराठा जो लिखी गई थी ये आपके किस भाषा में लिखी गई थी, और जो केसरी लिखी थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? देखो, केसरी लिखी गई थी आपके मराठी भाषा में, जबकि मराठा पुस्तक लिखी गई थी आपके अंग्रेजी भाषा में। और ये दोनों जो पत्रिकाएं हैं, ये प्रकाशन है, ये किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इस बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन संख्या आपके 2 का जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? आपके सी रहेगा। तो अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन लगाए जिसके दोनों के दोनों क्वेश्चन राइट है, यानी कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर एक गलत हो रहा है एक ठीक, यानी कि 50-50 आपका चांस बन रहा है। तो सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर भी करना। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी विवेकानंद इनके बचपन का नाम आता है नरेंद्र नाथ दत्त। और इस नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा शिकागो अमेरिका के अंदर एक धर्म सम्मेलन में क्या की थी? यात्रा की थी। और ये यात्रा भारत की ओर से किस वर्ष की थी? तो यानी कि प्रश्न संख्या तीसरे की बात कर रहा हूं मैं। तो याद रखना दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम कई बार पूछता है नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम आता है रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर एक समाज चलाया था जिसका नाम आता है राम स्वामी यानी कि रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और किस वर्ष की थी? 1897 में। कहां पे की थी? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे प्रत्येक 12 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया था। और स्वामी विवेकानंद ने जो दौरा किया था शिकागो का, वो किस वर्ष किया था? तो आपको ध्यान देना है 1893 में। और यहीं पे एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1893। यानी कि क्वेश्चन संख्या आपके जो तीसरा है उस तीसरे का ऑप्शन संख्या आपका राइट क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी कि 3 क्वेश्चन हो चुके आपके मॉक टेस्ट के। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिए? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है वो तैयार किसने किया था? और राष्ट्रपति भवन कितने फ्लोर हैं इसके अंदर आपके, यानी कि कितना मंजिली है? 4 मंजिली और 340 कमरे हैं। और बताते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला। और अरावली की जो सबसे उत्तरी छोर की पहाड़ियां हैं उसे बोलते हैं रायसीना की पहाड़ियां। और ये रायसीना की पहाड़ियां पड़ती है आपके दिल्ली में, वहीं पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा एडविन लुटियंस। यानी कि प्रश्न संख्या आपके 4th का क्या रहेगा? बी उत्तर रहेगा। तो सारे विद्यार्थी ऐसे डाल सकते हो, एक का बी उत्तर था तो दूसरे का क्या था। इस प्रकार आपको ये पता चलेगा कि आज मैंने 30 में से 15 सही करें या 40 सही करें, ये आपको पता चल जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिए गए? एक्स्ट्रा बातें बताता चलूंगा मैं। आप बीच में देखिए, वह मुगल
शासक जिसका मूल नाम जहरुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। तो कई बच्चे इसको जहरुद्दीन मोहम्मद के कारण, जय के कारण इसको जहांगीर पढ़ लेंगे, हालांकि ये गलत है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर रहेगा वह ऑप्शन संख्या आपके क्या रहेगा भैया, बाबर। क्या रहेगा भैया, बाबर। अगर मैं आपसे इनमें से एक प्रश्न पूछूं कि मुगल शासकों में से कौन सा वह शासक है जो मुगल वंश का संस्थापक कहलाता है, तो आपका राइट उत्तर भी क्या रहेगा, बाबर रहेगा। और अगर मैं आपसे पूछ लूं बाबर के 4 बेटों में से सबसे बड़े बेटे का नाम, जो बाबर के बाद में मुगल वंश का उत्तराधिकारी शासक बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हुमायूं। इस बाबर के बारे में इसकी एक जो बायोग्राफी लिखी गई है तुर्की भाषा में, जिसका नाम आता है तुजुक ए बाबरी। और तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, बाबर के द्वारा। बाबर ने भारत में जब आक्रमण किया था, इसके जीवन का कौन सा आक्रमण था, वो 5वां। क्योंकि बाबर ने अपने जीवन में कुल कितने आक्रमण किए दोस्तों, 8 आक्रमण किए। बाबर ने जब भारत पे आक्रमण करके लोधी वंश के एक शासक को हराया था, जिसका नाम आता है इब्राहिम लोधी, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल का अंत करके किस वंश की नींव रखी थी, मुगल वंश की। तो 5वें प्रश्न का अपना राइट उत्तर हो जाएगा बाबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, मुगल शासक बाबर ने भारत पर आक्रमण 1519 से, सॉरी, मुगल शासक बाबर ने भारत पर आक्रमण 1519 से 1530 के समय विजयनगर और या कर्नाटक साम्राज्य किस राजवंश का एक अधिकार था। आपने सुना होगा कि दक्षिण भारत में एक वंश की स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य की। उस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है 1336 में की जाती है, विजयनगर 1336 में। लेकिन उस समय वहां पर कौन सा वंश था, तो प्रश्न संख्या आपके 6 का राइट उत्तर होगा आपके संगम वंश। क्या था भैया, आपके संगम वंश। दी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये बनता है अर्जुन, ध्यान रखना कि विजयनगर या कर्नाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हरियर और बुक्का। और इस साम्राज्य की या इस वंश की जो राजधानी होती थी वो 50 रुपए के नोट पे हमें देखने को मिलती है, यानी कि हम्पी। और हम्पी नामक जगह कहां पड़ती है, कर्नाटक में। पूरे भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला पहला राज्य पूछ ले तो कर्नाटक। कर्नाटक के किस शहर को भारत में बगीचों का शहर कहा जाता है, बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। और भारत का जो अंतरिक्ष स्पेस कार्यक्रम जो किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर किस राज्य के अंदर है, तो कर्नाटक की कैपिटल के अंदर। तो प्रश्न संख्या 6 का ए राइट उत्तर रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिए गए, अजमेर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा की गई थी। यानी कि अजमेर की जो स्थापना की जा रही है ये अजय राज या अर्णो राज के द्वारा करवाई जाती है, जिस वंश का नाम आता है आपके चौहान वंश। आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर शहर किस नदी के किनारे है, या अजमेर के अंदर एक सिटी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं पुष्कर। क्या बोलते हैं, पुष्कर। पुष्कर एक शहर भी है और पुष्कर एक झील भी है मीठे पानी की, जो लूणी नदी के तट पे है। किस पे भैया, लूणी नदी के तट पे है। लेकिन याद रखना कभी भी प्रश्न आ जाए कि अजमेर ये राजस्थान का हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, राजस्थान का हृदय। राजस्थान में सबसे ज्यादा मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन कहाँ किया जाता है, अजमेर में किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 7 का अपना ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक बार कई बार यह पूछा जाता है कि चंदेल शासकों द्वारा किस चीज का निर्माण करवाया था, जो मध्य प्रदेश में छतरपुर में वो चीजें पड़ती हैं, जिन्हें बोलते हैं हम खजुराहो के जैन मंदिर। तो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों द्वारा करवाया था। देखो भाटी वंश के द्वारा आपके हनुमानगढ़ को बसाया गया था। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, वर्ष 1914 में शिमला समझौता, अंग्रेजी हिंदी में बता देता हूं, 1914 के शिमला समझौते के संबंधित जो मैकमोन एक लाइन खींची गई। आपने सुना होगा सर ये मैकमोन लाइन हमारे भारत और चीन के बीच पड़ती है, लेकिन भारत का वह कौन सा एरिया है, जबकि चीन का कौन सा एरिया है, तिब्बत। तो तिब्बत और भारत के किस प्रांत के बीच की सीमा को 1914 के शिमला समझौता में नाम दिया गया था, क्या भैया, मैकमोन रेखा। तो मैकमोन रेखा भारत चीन के बीच है, लेकिन भारत का वो एरिया कौन सा पड़ता है, अरुणाचल
प्रदेश, ये आपको ध्यान देना है, लगभग 956 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूरी सीमा को नहीं बोलते, लेकिन कभी भी प्रश्न आ जाए भारत चीन के साथ अपने कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है, 3488 किलोमीटर की, लेकिन मैकमोहन रेखा की जो लंबाई है वो लगभग आपके 956 किलोमीटर की सीमा पड़ती है। अक्सर पूछा आता है कि इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, तो आप बोलोगे 1914 में। तारीख पूछ ले तो याद रखना 27 अप्रैल को। कब भैया? 27 अप्रैल को। एक छोटी सी बात बता दो मुझे, एक आपने सुना होगा रेड क्लिफ, क्या सुना होगा भैया? रेड क्लिफ। इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? 1947 में। किस वर्ष हुआ? 1947 में। तारीख पूछे तो 17 अगस्त को। कब भैया? अब प्रश्न आएगा कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान। तो सातवें प्रश्न का अपना जो सातवां या आठवां, आठवें प्रश्न का अपना राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। तो लिखते चलना भाई, कॉपी में पता तो चले आपके 10 में से 10 सही है किसी के, या 10 में से 8 सही है किसी के, ये भी तो चेक करना है। संसद के संयुक्त सत्र, संयुक्त सत्र बोल दो, संयुक्त अधिवेशन बोल दो, या संयुक्त बैठक बोल दो। जैसे एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, इन दोनों को साथ बिठा के कोई बिल को पारित करवाना, इसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। ऐसा प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, और भारतीय संविधान में ये 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ? ये 3 बार हुआ है। एक 1962 में, और एक 1978 में, और एक आपके भैया 2003 के अंदर। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी गुड, यानी कि संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करेगा ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष से छोटा होता है, जिसे हम बोलते हैं उपाध्यक्ष। क्या बोलते हैं? उपाध्यक्ष। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संयुक्त सत्र है आपके, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है, तो याद रखना 108 के अंदर। किसके अंदर है? लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये बात बोली गई है आर्टिकल 118 के अंदर। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कितनी बार लोकसभा अध्यक्ष ने कर ली है भैया? 3 बार कर लिया। अगले प्रश्न को बढ़ते तो यानी कि प्रश्न संख्या 9 का अपना उत्तर क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगले प्रश्न में क्या दिए गए? वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 के समय भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताना है। याद रखना, जब भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था तब आपके कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। लेकिन जब 1947 में आपके स्वतंत्रता प्राप्त हो रहा तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इटली। यानी कि प्रश्न संख्या ए, यानी कि 10वें का आपके प्रश्न संख्या ए आएगा। अब किसी विद्यार्थी के 10 में से 7 से अधिक नंबर है तो वो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो के लास्ट में या चैट सेक्शन में बता सकते हो कि सर मेरे 10 में से 7 नंबर जरूर आ रहे हैं। 7 जिसकी आ रहे हैं तो बहुत एवरेज वाला स्कोर है, बढ़िया स्कोर है। अगले प्रश्न में देखते हैं। महाकाव्य पद्मावत के लेखक हैं महाकाव्य पद्मावत। तो पद्मावत नामक एक रचना है, इसके जो राइटर है उसका नाम बताना। ऑप्शन में दिया गया अमीर खुसरो, ऑप्शन में दिया गया मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन में दिया गया कैफी आजमी या जुहिम खां आजाद। तो याद रखना आपके महाकाव्य पद्मावत, तो पद्मावत जो लिखी गई है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी। एक कई बार प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रबदाई। तो प्रश्न संख्या 11वें का राइट उत्तर क्या हो जाएगा भैया? ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। आप प्रश्न और उत्तर दोनों चीज लिखना, 4 ऑप्शन मत लिखना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर पूछ रहा है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता कब मिली थी? तो याद रखना 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान में अपना लिया गया। इस राष्ट्रीय ध्वज में क्षैतिज 3 पट्टियां होती है। कितनी पट्टियां होती हैं? और तीनों पट्टियों का अनुपात होता है 1:1 अनुपात। कितना अनुपात होता है? 1:1 अनुपात। लेकिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। इस राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो इसे हम तिरंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तिरंगा। तो इस तिरंगे का जो डिजाइनर है, वास्तुकार है, वो याद रखना पिंगली वेंकैया। क्या याद रखना? पिंगली वेंकैया। एक बात बताना चाहता हूं, अगर ऑप्शन में पिंगली वेंकैया ना हो, सीधा प्रश्न आएगा राष्ट्रीय ध्वज का पिता कौन कहलाया? तो मैडम भीकाजी कामा। याद रखना। इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन संख्या बी सही है, यानी कि प्रश्न संख्या 12वें का उत्तर क्या आएगा? आपके बी राइट आएगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल सुना होगा, और एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, शताब्दी हमेशा 100 वर्ष आगे होती है। जैसे अब 2024 चल रहा है ना, 2024, इसे हम क्या बोलेंगे? 21वीं शताब्दी। अगर मान लो अभी आपके 2024 ना होकर क्या होता? आपके 1984 होता, तो शताब्दी कौन सी होती भैया? क्योंकि हमेशा जो संख्या से आगे मिल रहा है उसको 100 वर्ष आगे जोड़ना, शताब्दी हमेशा 100 वर्ष आगे होती है। तो दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना आपको इतना पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत काल की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश के द्वारा, क्योंकि मोहम्मद गोरी का वो गुलाम था। 1206 से लेकर ये चला था 1526 तक। तो कभी भी आपसे प्रश्न आ जाए कि दिल्ली सल्तनत काल कौन सी शताब्दी से शुरू होता है, तो आप बोलोगे 13वीं शताब्दी से शुरू होता है, और इसका अंत कौन सी शताब्दी के अंदर होता है? 16वीं शताब्दी, यानी कि ये 1526 है, तो आगे कर देना। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है? दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना किस शताब्दी में हो रही है? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपके 13वीं शताब्दी। लेकिन अकेला वर्ष पूछ ले, दिल्ली सल्तनत काल की नींव किस वर्ष में रखी जाती है अर्जन मेरे भाई? 1206 में। और ये कब पूर्ण होता है? आपके खत्म होता है 1500। अगर प्रश्न आ जाए कि दिल्ली सल्तनत काल के बाद आने वाले साम्राज्य का नाम क्या है, इसके बाद में कौन सा साम्राज्य आया था? कौन सा साम्राज्य? हाँ, वेरी गुड। इसके बाद आप क्या था, यानी कि 1526 में क्या आ गया था? आपके मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी भाई साहब? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। इस प्रश्न का, यानी कि 13वें प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या क्या होगा? आपके डी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? अल हिलाल नामक एक समाचार पत्र है। अल हिलाल नामक एक समाचार पत्र है, और इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था सन 1912 में। कब किया गया था दोस्तों? सन 1912 में। अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र वो किसके द्वारा लिखा गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा, या खान अब्दुल गफार के द्वारा, या मौलाना लियाकत अली के द्वारा, या आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? इस प्रश्न का जो राइट उत्तर रहेगा ये रहेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और याद रखना, इस व्यक्ति को हमारे देश का पहला क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्री। तो याद रखना, हमारे स्वतंत्र भारत की पहली जो कैबिनेट मंत्री बनी थी, उसका पहला क्या बनाया गया था? इसको शिक्षा मंत्री। देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इस मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। और इसी जयंती के उपलक्ष्य में हमारे देश के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं? शिक्षा दिवस। तो आपसे प्रश्न आएगा शिक्षा दिवस कब आता है, तो आप बोलोगे 11 नवंबर को। लेकिन शिक्षा से रिलेटेड कई बच्चे मार खा जाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि शिक्षा किसकी जननी है भैया? शिक्षक की। इसलिए शिक्षा को शिक्षक पढ़कर उत्तर क्या लगा जाएंगे आपके? 5 सितंबर। तो आपके शिक्षक दिवस बोले तो 5 सितंबर को, और शिक्षक दिवस दोस्तों एक आता है आपके 5 अक्टूबर को। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोले तो बताना आपके 5 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। लेकिन 5 अक्टूबर को बोले तो आपको बताना है विश्व शिक्षक दिवस। ओनली फॉर शिक्षा दिवस की बात करें तो अर्जुन क्या बताएगा? ये बात तेरे लिए नई थी, कॉपी में लिख लिया कर, ठीक है ना। तो विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो 5 सितंबर, और शिक्षा दिवस की अगर बात करें तो आपको क्या बताना है? 11 नवंबर। और 11 नवंबर को किसकी जयंती आती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इस मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन सा समाचार पत्र लिखा है? अल हिलाल। और यह अल हिलाल कब लिखा? 1900। और इसके द्वारा ये देश का पहला क्या बना था दोस्तों? शिक्षा मंत्री। अब ये प्रश्न हमारा कौन सा नंबर का है भैया? 14वें। और 14वें का उत्तर क्या मिलेगा आपको? ए ऑप्शन। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए,
तुजुक ए बाबरी ग्रंथ, जस्ट अभी पढ़ा था, अगर ध्यान दिया हो तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिल जाएगा। तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है या किस भाषा में लिखा गया है? यहां पे भाषा पूछ रहा है मनीष, किस भाषा में लिखा गया आपके, तो इस प्रश्न का यानी कि 15वें का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा, बी। अब एक बात बताइए, तुजुक ए बाबरी में किस व्यक्ति की आत्मकथा का उल्लेख मिलता है, और ये बाबर ने खुद लिखा या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा है? याद रखना दोस्तों, जब इसने लिखा तब इसका नाम था तुजुक ए बाबरी, क्योंकि जो बाबर नामा है उसे तुर्की में क्या बोलते हैं, तुजुक ए बाबरी। जबकि इस बाबरी का जो फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाने खाना। अगर प्रश्न आ जाए तुजुक ए बाबरी या प्रश्न मिलेगा बाबर नामा, बाबर नामा जो ग्रंथ है या पुस्तक है, इस पुस्तक को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो याद रखना अब्दुल रहीम खाने खाना। दो बातें मिलेगी दोस्तों, अगर प्रश्न मिले तुजुक ए बाबरी ग्रंथ फारसी भाषा में किसने लिखा है, तब याद रखना अब्दुल रहीम रहीम खान खाना, एक खाना नहीं लगाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा था, फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया, लेकिन ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा हुआ है, तुर्की। अब प्रश्न यहां से बनता है कि बाबर किस वंश से था दोस्तों, तो मुगल वंश। तो मुगल वंश की दरबारी भाषा कभी भी पूछे तो क्या बताना आपको, फारसी बताना है। बाबरनामा फारसी में नहीं है, तुर्की भाषा में। अगर प्रश्न आ जाए बाबरनामा को तुर्की की फारसी में अनुवाद किसने किया है, अब्दुल रहीम खान ने खाना। तो यानी कि इस प्रश्न अपने कौन से प्रश्न नंबर था, ये 16वां था या 15वां था, 15वें का उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है, अनहैप्पी यानी कि खुश नहीं है, दुखी भारत, अनहैप्पी इंडिया नामक रचना या पुस्तक किसने, याद रखना इस पुस्तक का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए, यानी कि लाला लाजपत राय। एक बात बताइए, लाल धक्को है कि कोनी तो कोनी, अब मैथ का कोई कैलकुलेशन होता तो मैं सोल्व करके दिखा देता फॉर्मूला। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अब तो जई तो कहूँ जी के इसलिए दोरी हो जाए, इब तो नहीं कहा गुरुजी क्यों कोनी, अब क्यों को तो जवाब मेरे का तो लड़ाई हो उसका क्यों की। तो अब एक प्रश्न सुनना, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि लाला लाजपत राय ने किस चीज का विरोध किया जिसके कारण सैंडर्स ने उसकी हत्या करवाई। साइमन कमीशन कब बना था, 1927 में, जबकि भारत कब आया था, 1928 में। और साइमन कमीशन में कुल कितने मेंबर थे, और साथ के साथ ब्रिटिश थे, यानी कि ये अंग्रेज थे, इसलिए इस कानून को गोरा कानून बोला। क्या बोला, किसको बोला दीपक, गोरा कानून, हाँ साइमन कमीशन को, हाँ लाठी चार्ज करा गया था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक खुशवंत सिंह, ज्योतिबा फूले। तो यानी कि प्रश्न संख्या आपके 17वें का जो राइट उत्तर हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना भी किसने की थी, और सत्य शोधक जो समाज की स्थापना की जाती है 1873 में 24 सितंबर को पुणे में की जाती है। कहां की जाती है, पुणे में की जाती है, सॉरी मुंबई में की जाती है, पुणे में नहीं है, पुणे में तो होम रूल की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ऑप्शन संख्या बताना आपको, 1922 गलत हो गया, तुक्को तेरा सही हो ही को नहीं, गारंटी दू 50 में तो जय दिन 40 सही कर दो, बे दिन मैं पार्टी दूंगा दिल्लू, और ईमानदार तुक्का मारना छोड़ दे, जय दिन तुक्का मार के छोड़ देगा ना 10वां दिन तू 50 सही कर सके, या मेरी गारंटी है। हाँ तुक्का कौन मारना बस सेवनाथ, क्योंकि तुक्का उरे सक्सेस हो उसका, पेपर में कौन ही है, पेपर में 4 ऑप्शन यूं लगा, यो भी ठीक है, यो भी ठीक है। हाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद में। अगर ऑप्शन आपको 1916 मिलता है तो पहले 16 करना, अगर 16 ना मिले तो 17 करना। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके, तो ऑप्शन 18वें का क्या मिलेगा आपको, ए ऑप्शन। दोनों मिल जाए और 17 मिल जाए, दोनों मिल जाए तो आपको ये, अब उस बोर्ड देखेगा, स्टेट देखता है, वैसे राइट उत्तर इसका क्या 1916 है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में संपन्न होता है,
गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन की अध्यक्षता में यह किया जाता है और इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि गांधी जी आपने एक आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको आप क्या कर दो, रद्द कर दो, और आप जो गोलमेज सम्मेलन किए जा रहे उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तब इसकी बात मानी और गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया, दूसरे में ले लिया। और ये गांधी इरविन समझौता किस वर्ष होता आपके, तो याद रखना ये 1931 को, तो ऑप्शन संख्या आपके क्या बन जाएगा, फोर्थ, यानी कि 1931 को। गांधी इरविन समझौते के समय लंदन में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? गोलमेज सम्मेलन पहले की बात करूं तो 1930, दूसरे की बात करूं तो 1931, तीसरे की बात करूं तो 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम B.R. अंबेडकर। लेकिन गांधी जी ने कौन से में लिया था? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति का नाम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपमा दी गई थी सन 1944 के अंदर ये दी गई थी, और राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि प्रश्न संख्या 20 का आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए इसका बिल्कुल राइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपमा किसने दी थी? लौह पुरुष, तो ये कई बार प्रश्न आता है। इसको तो मिल रही है लौह पुरुष की, मिल रही है, लेकिन इसको कह कौन रहा है कि तू देश का क्या है, लौह पुरुष है, क्योंकि लौह रक्त की नीति अपनाई थी इसने। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपमा किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपमा किस व्यक्ति ने दी थी? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, चंपारण बिहार सत्याग्रह के बाद में जो सफल हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, सॉरी माफी चाहूं, गलती कर दी, सारा प्रश्न। राष्ट्रपिता की जो उपमा दी गई है वो किसको दी गई है? आपके सुभाष चंद्र, सॉरी किसने दी? आपके सुभाष चंद्र बोस ने दी है। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा है? राष्ट्रपिता। और ये कहा था आपके 1944 में। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात आ जाए, इसे क्या कहा था आपके? लौह पुरुष। और लौह पुरुष की उपमा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपमा किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को ये जो कहा था, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र। अब एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस तारीख को आती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस तारीख को आती है, ये बताना आपको। सुभाष चंद्र बोस की जयंती जिस दिन हम पराक्रम दिवस बनाते हैं 2020 से 23 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक शहर में 1897 के अंदर। 23 जनवरी आज है ना, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया था, याद रखना है। और किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी या आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी? याद रखना, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी इसने 1943 में सिंगापुर के अंदर। लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो जापान 1942 के अंदर। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं? तो इसका राइट यानी कि 21वें का जो आपका राइट उत्तर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपके? और ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष होता है? 1931। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पूर्व गांधी जी और किस व्यक्ति के बीच में समझौता हुआ था? किस व्यक्ति के? लॉर्ड इरविन के बीच में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि इंडिया वॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन वॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना चित्तरंजन दास के द्वारा। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा। इस चित्तरंजन दास के द्वारा किसकी स्थापना करवाई गई थी दोस्तों? आपके स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास भी था और एक था आपके मोतीलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। स्वराज यानी कि वो प्रश्न कौन सा था? 22वें का ये उत्तर आ जाएगा, देख लेना। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की जाती है? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। कब की गई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और इसकी स्थापना याद रखना इलाहाबाद में की गई थी। कहां पे की गई थी?
इलाहाबाद के अंदर की गई थी। इला 23वां, अच्छा 23वां है क्या, चलो 23वां। 23वें प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके डी उत्तर, क्योंकि इससे पहले जो आपका 22वां प्रश्न था, तो 22वें प्रश्न का ए उत्तर था। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा के ऊपर कुल देशों की संख्या बतानी है। देखो याद रखना, 9 देश आपके गुजरते हैं। विश्व का जो टाइम बताते हैं जिसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। भूमध्य रेखा के ऊपर टोटल देशों की संख्या कितनी है, 13। अगर आपसे पूछ ले कर्क रेखा के ऊपर देश पूछे तो कितने हैं, और एक आती है एक रेखा, उसका नाम क्या है, मकर रेखा पे देशों की संख्या। अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक रेखा मिलेगी आपको भूमध्य रेखा, एक मिलेगी कर्क रेखा, एक मिलेगी मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं में से ये रेखा और ये रेखा के नाम बता दो। इस ऊपर वाली का नाम क्या है, वेरी गुड। और इसके बीच के है, और इसके नीचे। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं, इस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, माही नदी। और इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली है कोकणी कोनी कांगो। क्या नाम भैया, इसका मतलब ऑप्शन देख के पहचान लोगे आप, कांगो नदी है। और इसको काटने वाली, वेरी गुड, लिम्पोपो। अब एक बात बताइए, लिम्पोपो और कांगो जो दोनों नदियां हैं, ये किस महाद्वीप की है, जबकि माही किस महाद्वीप की है, एशिया, यानी कि किस देश में ये। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या ए। वर्ष 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, याद रखना रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था आपके 1773 में। कब हुआ था, ये कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक वर्ष है 1774 में किस शहर में सुप्रीम कोर्ट बना। हालांकि याद रखना ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इस कोर्ट का नाम था एपेक्स कोर्ट। क्या नाम था, एपेक्स कोर्ट, जो बाद में चलकर उस क्षेत्र का ये हाई कोर्ट बनता है जिसका नाम आता है कलकत्ता हाई कोर्ट। क्या नाम आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट। यानी कि देश में जो सबसे पहले कोर्ट बना था, क्योंकि ये कोर्ट किसके अधीन काम करता था, ब्रिटिश के अधीन। अब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो कलकत्ता में नहीं है, वो दिल्ली में। वो कहां पे है, तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है जिसका नाम आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो बना, ये कब बना था, 1928 में। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट बना था 1900 आपके 50 में। कब बना था, 28 जनवरी 1950। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है इस एक्ट के तहत, क्योंकि उस टाइम भारत का बड़ा कौन सा था, यही था, इसको सुप्रीम की उपमा दी गई थी। लेकिन याद रखना ये कहां था, आपके कलकत्ता। तो इस प्रश्न संख्या कौन सा, ये 24 या 25, 25वें का सी ऑप्शन। तो यानी कि 25 प्रश्न हमने देख लिए। अगले प्रश्न में देखिए, श्री मुरुदेश्वर स्वामी मंदिर किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या केरल में श्री मरुदेश्वर स्वामी मंदिर किस राज्य के अंदर है। तो प्रश्न संख्या आपके कौन सा है, 26। तो श्री मरुदेश्वर स्वामी मंदिर आपके जो पड़ता है ये कर्नाटक में। कहां पे भैया, कर्नाटक। ऑप्शन संख्या आपके क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, आजाद हिंद, अभी पढ़ा था जस्ट हमने, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में की गई दोस्तों। आजाद हिंद फौज की स्थापना सभी विद्यार्थी बताएंगे, अच्छा प्रश्न आपके लिए। आजाद हिंद फौज पूछ रहा हूं यहां पे। अगर यहां मैं नाम दे दूं सरकार, आजाद हिंद सरकार तो दिया था आपके 1943 के अंदर सिंगापुर के अंदर, और ये दिया था आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है आपके 1942 में, और ये 42 में कहां पे की जाती है, जापान की राजधानी के अंदर। तो यानी कि प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन संख्या 4 डी। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति ने दिया। वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, अगर मैं यहां पे इस प्रश्न को तोड़ दूं और बोलूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य, बस खाली इसके कुल सदस्य, मनीष इसका राइट उत्तर देगा, मैंने पक्का भी रहा है 100%। वेरी गुड, 183 नहीं 10 दौड़ दे। अगर इस
सुरक्षा यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग की बात कर ले, क्योंकि इसके अंदर 6 अंग काम करते हैं। इसमें एक परिषद है जिसे हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद, और इसके टोटल मेंबर कितने हैं? लेकिन ये 15 मेंबर दो कैटेगरी में, एक तो स्थाई, एक स्थाई। अस्थाई की अगर बात करें तो कितने अर्जन है? वेरी गुड। और स्थाई की अगर बात करें तो, लेकिन पर्सन क्या बोला है कि अस्थाई जो होंगे वो किसी एक समय के लिए होंगे, और इनका असमय यानी कि जो कितने वर्ष का होता है, यानी कि पर्सन संख्या आपके 27वां पर्सन है या 28वां? 28वें का ऑप्शन संख्या ए राइट है इसका। अगले पर्सन में देखिए, मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध लड़ा गया जिसके तहत राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ संधि कर ली। याद रखना ये 1194 के अंदर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1100। लेकिन 1191 का युद्ध और 1192 का युद्ध, ये दो फेमस बहुत युद्ध है। एक को तो बोलते नहीं, पानी नहीं, तराइन। एक तराइन का पहला युद्ध और एक तराइन का दूसरा युद्ध। इस तराइन के पहले युद्ध में कौन था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में तो जीता, जबकि दूसरे युद्ध में कौन जीता? आपके तराइन के युद्ध में मोहम्मद है, और इस मोहम्मद गोरी का गुलाम होता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की नींव रखी? वेरी गुड, धन्यवाद। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके, यानी कि ऑप्शन संख्या 29वें का बी उत्तर। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, भारत पे सर्वाधिक आक्रमण करने वाला विदेशी जो शासक था उसका नाम क्या है? हाँ, मोहम्मद गजनवी, सुल्तान गजनवी, महमूद सुल्तान बोलते हैं। 17 आक्रमण। 1025 में किस मंदिर को लूटा था? सोमनाथ मंदिर से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता, और अगर आपको मतदान का अधिकार चाहिए तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? और याद रखना, हमारा जो वोटर्स डे की तुलना में अगर बात की जाए या वोटर की तुलना में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मतदाता देश कौन सा है? भारत है, क्योंकि भारत एक कैसा देश है? गणराज्य देश है। कैसा है? गणराज्य। तो इसका जो दिवस आता है वो कब आता है आपके? अब ईमानदारी से बता दो कि आपके 30 में से किस व्यक्ति के कितने % सही है। कमेंट करके बताना है जो इस वीडियो को यहां तक पूरा देखा है। 30 में से कितने % सही है आपके? 35। कोई दिक्कत को नहीं, 25 सही हो चाहे 12 सही हो चाहे 15 सही, ईमानदारी से बताते चलना। कितने अर्जन? नहीं लिखे ना? क्यों लिखोगे? थारो 30 तक गिनती कौन गाएगा? अपना युवराज। तो मैंने पहले ही बोला था ना शुरू में, मैं लिख रहा यार। तेरा तो मन बेरो है, मन तो बेरो तेरा लिखेड़ा तो। मनीष कितने सही है? फिफ्टी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रथम भारतीय नागरिक का नाम बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित पहले भारतीय नागरिक का नाम बताना है। रीना कौशल, हीरालाल और जी शंकर कुरुप, आशा पूर्णा देवी। याद रखना भाई, आपके जो कहानियां बता रहे हो ना, ये सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश। ये तो मैंने विश्वास कौन था 30 मोबाइल सही होना यार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक का नाम बताना है। आशा पूर्णा देवी बता रहे हैं। इसका राइट उत्तर यानी कि 31वें प्रश्न का राइट उत्तर होगा सी उत्तर, यानी कि सी, यानी कि जी शंकर कुरुप। मलयालम भाषा मिला था सन 1965 में, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1961 में। स्थापना हो रही है, लेकिन इस व्यक्ति को कब दिया गया था?
65 में। और इसमें नगद राशि दी जाती है आपके 11 लाख रुपए। कितनी दी जाती है भैया? 11 लाख रुपए दी जाती है। नहीं, उस टाइम में 11 लाख नहीं थी, पहले आपके 3 लाख थी, 7 लाख थी, सॉरी पहले 1 लाख थी, 3 लाख, 7 लाख, अब आपके 11 लाख रुपए। प्रथम भारतीय पनडुब्बी का नाम बताना है। भारत की जो पहली पनडुब्बी, तो याद रखना INS अरियंत, INS अरियंत, यानी कि ऑप्शन संख्या आपका बी राइट है इसका। क्या रहेगा? अब पनडुब्बी को कहां पे काम में लेती है, कौन सी सेना काम में लेती है? जल सेना दिवस पूछ लू तो, और वायुसेना, और थल सेना 15 जनवरी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक का नाम बताना है। याद रखना दोस्तों, भारत रत्न की अगर बात बोले तो 2 जनवरी 1954 में शुरुआत की जाती है। सबसे पहले जो विदेशी के रूप में प्राप्त हुआ था यह सन 1987 में प्राप्त हुआ था। कब भैया? 87 में। और इसको जो मिला था उसका नाम आता है खान अब्दुल गफार को। लेकिन सन 1990 में जो दूसरा विदेशी था उसका नाम आता है नैल्सन है। लेकिन इस पर्सन का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो खान है। ऑप्शन संख्या आपका ए राइट होगा इसका, ऑप्शन संख्या ए राइट। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पुरुष का नाम पूछ ले तो मिहिर सेन। कौन है भैया? लेकिन इंग्लिश चैनल को प्राप्त करने वाली, जो आपके फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो पानी का जो जलीय क्षेत्र उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आरती शाह। तो पर्सन संख्या आपके ऑप्शन संख्या बी। क्या कह रहे थे आप? मिहिर सेन पुरुष की बात करेगा। अगले प्रश्न में देखिए, श्री होलेश्वर मंदिर किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। इस प्रश्न का यानी कि 35वें प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए। हैदराबाद का जुड़वा नगर सही बोला था, हैदराबाद का जुड़वा नगर पड़ता है आपके भैया सिकंदराबाद। तो 36वें प्रश्न का राइट उत्तर होगा आपके बी उत्तर। अब एक बात बताओ मुझे, हैदराबाद किस राज्य की राजधानी का नाम है? तेलंगाना। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद मूसी जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी। अगले प्रश्न में देखिए, किस पड़ोसी देश से भारत की सबसे लंबी सीमा सटी है? किस पड़ोसी देश से सबसे लंबी पूछ रहा है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो प्रश्न संख्या 37वें का फोर्थ ऑप्शन। और सबसे कम की बात करूं तो शिवनाथ आगे तक क्लास में तो मेरी क्लास में जितना हो उसका कम बोले, क्योंकि चीज उरे याद रहे, क्योंकि तुक्का मारेगा तुक्का याद रहेगा। यो बुला दे तो क्यों बोले नेपाल गेल के लिए बोले फिर तय उरे पार्वती नाम कौन लियो, पार्वती बोला रही हो। खेलों के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक की शुरुआत एथेंस एक जगह है, एथेंस एक कैपिटल है किसकी भैया? यूनान। और यहां पर किस वर्ष में ये खेल खेले गए थे? प्राचीन काल में जो खेले गए थे तो ये 1776 में खेले गए थे। लेकिन आधुनिक की अगर बात करें तो 1896 में। तो प्रश्न संख्या 38वें का ए ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, यानी कि प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन संख्या ए राइट है। अब एक बात बताइए, गोवा कितने राज्यों से अपनी सीमा बनाता है? काल परिषद तो मैप दिखायो, एक कर्नाटक से और एक महाराष्ट्र से। अगर मैं बोलूं गोवा पे लास्ट अधिकार किस यूरोपीय कंपनियों का था? नहीं, 1961। तेरी बात ठीक तो है पर आगे पीछे हो जाए।
वह धातु जिसका प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। मानव द्वारा प्रयोग किया गया यानी कि यूज में ली गई थी तांबा, लेकिन मानव ने सबसे पहले सोने की खोज की थी, ये ध्यान देना। मानव की पहली एक जो मिश्रित धातु थी उसका नाम आता है कांसा, ब्रोंज। तो प्रश्न संख्या 40 का जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन। 50 है पूरा भाई साहब, या पैडी भी है जास को। भारतीय राष्ट्रीय गान की समय अवधि कितनी है? और राष्ट्रीय गीत की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय गान का रचिताकार पूछे तो रविंद्रनाथ। आनंद मठ से लिया है या गीतांजलि से लिया है? आनंद मठ से हमारे देश का राष्ट्रीय गीत लिया गया जिसका नाम आता है वंदे। और वंदे भारत क्या है? ये पूरा उत्तर दे दो थे, टेस्ट में क्यों जे था रहे? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। अगले प्रश्न को देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक अंग पड़ता है जिसका अंग का नाम है महासभा, और इस महासभा को दुनिया का लघु संसद बोलते, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग को पुलिस मैन बोलते जिसका नाम आता है सुरक्षा परिषद। लेकिन यहां पूछा है इस महासभा के अंदर भारत का वह कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने हिंदी में भाषण दिया था 1977 के अंदर? यानी कि अगले प्रश्न में देखिए कौन सा। हाँ 1977 में नहीं था, ये आपके कब था? 2000 1998 में बना था, या 3 तक रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री पूछ सकता है, ये प्रधानमंत्री तो रहा है देश का। 77 में ये नहीं था, 77 में इंदिरा गांधी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है। सरोजनी नायडू। अब एक बात बता दीपक, सरोजनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल बनी, किस राज्य की बनी? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो याद रखना, ओलंपिक खेलों में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के रूप में भाग लेने वाला जो वर्ष है वो आपका 1900 है। लेकिन ओलंपिक के अंदर भारत की पूरी टीम ने जो भाग लिया था वह 1920 के अंदर लिया था। और 1928 में ओलंपिक में भारत ने कैसा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। और किस खेल में मिला? हॉकी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? बता दे सावड़। यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लोटो नारा दिया था, यानी कि 46वें का राइट उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर? नर्मदा नदी। और याद रखना ये गुजरात का सबसे बड़ा बांध है और देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से पहला बांध है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके नर्मदा, यानी कि उत्तर संख्या बी। अब एक प्रश्न बताइए मुझे आप, नर्मदा नदी अपने अंत में किस चीज का निर्माण करती है? डेल्टा या एस्चुरी? एस्चुरी का। अगले प्रश्न में देखिए, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगा स्वामी कप का जो संबंध है ये आपके हॉकी से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन संख्या 20 का राइट। जबकि क्रिकेट में मिलता आपके देवधर, रणजी, दिलीप आपके, और हॉकी में एक ट्रॉफी और मिलती है जिसको बोलते हैं बेटन, विजय हजारी आपके क्रिकेट में दी जाती है, ठीक है ना। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी, और राइडर मिलता है गोल्फ में। अगले प्रश्न को देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? याद रखना ये विश्व के स्थल भाग का, ये स्थल भाग में 2.42%। 42। और पृथ्वी की संपूर्ण में अगर बात करें, संपूर्ण में देखना है तो 0.57%। लेकिन संपूर्ण में स्थल भाग में आपसे पूछा है प्रश्न में, ये वाला प्रश्न पूछा है।
तो इसका राइट उत्तर यानी कि 49वें का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या सी। टेस्ट का अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो केंद्र है ये कहां पड़ता है दोस्तों, फटाफट बताना। और जो भी बच्चा हमारे टेस्ट में जुड़ा है, नया जुड़ा है, टेस्ट को पूरा देखा है तो धन्यवाद उसका। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। याद रखना दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब सारे विद्यार्थी हमें कमेंट करके आप बताओगे, ये आपके होमवर्क के लिए। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।